Hi students, I welcome you all to this part 3 of our series on Coulomb's law. Without wasting much time, we will directly start this series, this part 3. And in this part, I would like to cover all the remaining topics of our Coulomb's law. That is superposition principle, electric field due to continuous charge distribution, and electric dipole, its explanation, and electric field of dipole and torque on electric dipole. This video could become long in length wise because I will try to complete this whole chapter in this particular video. I could split into two, but I will see if it's become too long, I'll split it out. Okay, let's start with our topic, that is your superposition principle. What the superposition? In the last topic, we have discussed about the vector form of Coulomb's law. प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे पार्ट 2 में हमने वेक्टर फॉर्म में कुलम्ब्स लॉ को डील किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से पहले हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और वेक्टर फॉर्म दोनों पता होना चाहिए. कुलम्ब्स लॉ आपको फोर्स देता है बिटवीन द चार्जेस एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, उसका स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा. चेक इट आउट द स्टेटमेंट. इट सेज दैट if a system contains a number of interacting charges, then the net force on any one charge due to the other charge is the vector sum of all the forces exerted on it by all the other charges. The individual forces, very important line, the individual forces are not affected due to the presence of other charges. The figure 4 is quite important. It is given in the attached PDF of part 2 also, and that is page 8. Okay. It says, very quickly I want to explain it. क्या कहता है, अगर Q1 कोई चार्ज प्रेजेंट है, Q1, और Q2 दूसरा चार्ज प्रेजेंट है, तो Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लगेगा along the line joining, और इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ओके, ये तो प्रीवियस पार्ट्स हो गए. अब ये कहता है कोई दूसरा चार्ज भी आके प्रेजेंट हो जाए, दैट इज द Q3. इस Q3 के प्रेजेंट होने की वजह से Q2 जो अपना ओरिजिनल फोर्स अप्लाई कर रहा था, दैट इज F12, उसकी वैल्यू और उसके डायरेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, वैल्यू वो अभी भी F12 अप्लाई कर. ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ऐसा नहीं है कि जैसे ही Q3 यहाँ पे आता है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज F11 ड्यू टू 3. इसकी वजह से Q2 के अपने ओरिजिनल फोर्स पे ऐसा नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड बदल के F12 डैश हो जाएगा, नहीं, वो अभी भी वही रहेगा, ऐसा कि जैसा दूसरा प्रेजेंट है ही नहीं. सपोज कर लीजिए Q2 इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगाता है, Q3 इस पे 3 न्यूटन फोर्स लगाता है. ठीक है, तो Q2 जब अकेला था तो 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा था. अब Q3 आ गया तो अभी भी 2 न्यूटन फोर्स लगा. ऐसा नहीं Q3 के आने की वजह से ये 1 न्यूटन फोर्स पे उतर है. ये लाइन आपकी कहती है बुक में, क्या, इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस. और इस फिनोमिना का अफेक्ट या कहना चाहिए बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम नेट फोर्स जो Q1 पे है वो क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को सम कर देंगे. अगर हर एक नए चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से सपोज Q4 प्रेजेंट हो गया, अब चार फोर्स क्या हो जाएगा, ये होगा F14, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4. इन सब की वजह से Q1 पे नेट फोर्स क्या आएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 का वेक्टर सम. सो F नेट will be F12 plus F13 plus F14 dot 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 up to infinity. Superposition क्या है, that individual forces are unaffected due to the presence of other charges. जो इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स है वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंट होने ना होने से अफेक्ट नहीं होगा, उसकी वैल्यू अभी भी वही रहेगी. तो हम सबका अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मान के कि बाकी प्रेजेंट नहीं है, और बाद में सबको उड़ा के वेक्टर सम कर देते हैं, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता है. सुपरपोजिशन की वजह से सम हो पाता है फोर्सेस का. दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई सुपरपोजिशन इज इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स इज देयर. ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आई होप समझ में आ गया. नेक्स्ट थिंग हम जो ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी थी आपको प्रीवियस वीडियो में ही, वो थी फील्ड. कूलम्ब्स लॉ कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड होते हैं
फील्ड की मदद से। फील्ड क्या है? स्पेस का वो हिस्सा। सपोज यहाँ एक चार्ज लेते हैं हम, प्लस चार्ज, उसको कहेंगे क्यू। दिस प्लस चार्ज विल क्रिएट अ जोन, अपने चारों तरफ एक स्पेस बनाएगा, जिसमें अगर कोई दूसरा फोर्स चार्ज आता है क्यू नॉट, तो उस क्यू नॉट को इसकी फील्ड, इसने क्या बनाई? फील्ड, और ये फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। यानी क्यू नॉट जैसे ही इस जोन के अंदर आएगा उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा एफ। ये जोन क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कैसे पता चल रहा है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? हम मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, कैसे पता करते हैं? आप एक कंपास नीडल लेके आओगे, अगर यहाँ पे आने पे नीडल डिफ्लेक्ट हो गई तो आप कहोगे यहाँ फील्ड है। यहाँ आते हैं तो डिफ्लेक्शन और बढ़ जाता है तो कहेंगे यहाँ फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, वहां फील्ड कम स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिफ्लेक्शन है और यहाँ पे और ज्यादा डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन का वजह क्या होता है? फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक वाले केस में, क्यों मैग्नेट से हम एग्जांपल दे रहे हैं? क्योंकि मैग्नेट से हम लोग ज्यादातर फेमिलियर है, लगभग सभी ने देखा हुआ है और कभी ना कभी तो आपने प्ले किया ही होगा मैग्नेट के साथ। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप चार्ज लेके आओगे, अगर उस चार्ज पे फोर्स लगता है तो फील्ड प्रेजेंट है, नहीं लगता तो फील्ड नहीं प्रेजेंट है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी स्ट्रांग फील्ड होगी। तो फील्ड को किसके टर्म्स में देख रहे हैं? फोर्स के टर्म्स में। हम चीजों को जिस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं उन्हीं के टर्म्स में उसका मेजरमेंट करते हैं, उन्हीं के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक एग्जांपल, थर्मल कैमरास देखे होंगे आपने, ठीक है? आपने प्रेडेटर मूवीज में भी है ना? उसको कैसा दिखाई देता था? थर्मल इमेजिंग दिखाई देती है। ऐसे भी आपने थर्मल कैमरास देखे होंगे या इमेज देखी होगी। जितना ज्यादा रेड दिखता है ऑब्जेक्ट, आप कहते हो उतना हाई टेम्परेचर, और जितना ब्लू दिखता है उतना कोल्ड टेम्परेचर। कलर से आप, वो थर्मल कैमरा क्या कर रहा है? टेम्परेचर सेंस कर रहा है और उसके टेम्परेचर को कलर में आपको दिखा रहा है। थर्मल कैमरा इंफ्रारेड रेडिएशन सेंस करता है, लेकिन आपको क्या बदल के कलर में दिखाता है। तो आप टेम्परेचर को कलर के टर्म्स में इंटरप्रेट कर रहे हो। रेड मीन्स हॉट, ब्लू मीन्स कोल्ड। डार्कर द रेड, द ब्राइटर द रेड, द हायर द टेम्परेचर, है ना, शेड्स के टर्म्स में। ऑरेंज हो जाएगा तो कम हॉट, और ज्यादा सुपर वाला होने लगेगा तो आप कहोगे और ज्यादा हीटेड है। तो हम जिस टर्म्स में चीजों को देखते हैं उन्हीं के टर्म्स में मेजरमेंट भी करते हैं, एक्सप्रेस। यहाँ फील्ड को किस तरह से प्रेजेंट सेंस कर रहे हैं? फोर्स की मदद से। अगर फोर्स लग रहा है तो फील्ड है, ज्यादा फोर्स लगेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, कम फोर्स लगेगा तो कम फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके टर्म्स में अब एक्सप्रेस करने वाले हैं? फोर्स के टर्म्स में। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? चार्ज क्यू नॉट। गॉट इट? अब क्यू नॉट ने अगर कितना फोर्स क्यू नॉट एक्सपीरियंसेस एफ न्यूटन्स ऑफ फोर्स। क्यू नॉट कूलम एक्सपीरियंस एफ न्यूटन्स ऑफ फोर्स। So 1 coulomb will experience F upon Q naught Newton per coulomb, or this is nothing, this is the electric field. Force experienced by 1 coulomb of charge at a particular place is called the electric field intensity of that place. इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? स्पेस की। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस का वो हिस्सा। अब उस स्पेस के हिस्से में डायरेक्शन भी होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जो कि फोर्स का डायरेक्शन होगा। फोर्स यहाँ पे रेडियस के अलोंग बाहर है, तो फील्ड भी क्या होगी इस जगह पे? रेडियस के अलोंग बाहर। यहाँ रखेंगे तो यहाँ, तो ये क्या मिल गई आपको? ये लाइंस क्या बता रही है? ये लाइंस बता रही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दीज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी है? रेडियल आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ प्लस पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट हमेशा जनरली क्या लेते हैं? पॉजिटिव। यहाँ सोर्स भी है पॉजिटिव, तो टेस्ट भी है पॉजिटिव, तो क्या हो गया आपका? आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स। समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकालेंगे? अगर दो चार्ज हैं, सपोज क्यू, यही वाला आप केस ले लीजिए, या सेपरेट बना देते। क्यू, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, दोनों पॉजिटिव हैं, सेपरेशन कितना है? आर। तो फोर्स इस पे कितना लगेगा? क्यू नॉट पे फोर्स उस पे आएगा आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए?
ये आपकी एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट। अभी हम मेजरमेंट ही देख रहे हैं तो वेक्टर नहीं इंक्लूड करेंगे। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए क्या करना है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें वो वाला एक्सप्रेशन चार्ज रह जाता है, दूसरे वाले को स्किप कर देता है। पहले क्या लिखते थे फोर्स के लिए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 की अगर फील्ड निकाल लें तो Q1 अपॉन आर स्क्वायर, Q2 की फील्ड अगर बात कर रहे हैं तो Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी फील्ड निकाल लें वो वाला एक्सप्रेशन, वो वाला चार्ज एक्सप्रेशन में रह जाता है, दूसरा वाला स्किप कर देता है। क्लियर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपकी स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 11 of the PDF attached. You check it out. Till then I rub this blackboard. तो नेक्स्ट थिंग हम लोग को जो कैलकुलेट करनी है वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। अब इस पॉइंट पे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को इंक्लूड करके इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 6 दैट इज, पहला चार्ज क्या लिया है, लाइन चार्ज। लास्ट टाइम आप लोगों ने वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थी, है ना। पोजीशन वेक्टर थर्ड ओरिजिन के टर्म्स में नहीं पढ़ा है। अगर ये कोई वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, और इस पे चार्ज है, या कोई सरफेस है जो लेंथ की तरह है, यानी ये चार्ज का कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है। इस चार्ज की वजह से यहां एक चार्ज रखा है, क्यों, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से क्यू नॉट एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की। आपने तो पढ़ा पॉइंट के लिए, अब आ गया पूरा पूरा लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे निकालेंगे, विल यूटिलाइज द इंटीग्रेशन थ्योरी। तो व्हाट वी विल डू, हम इस पूरे लाइन में से एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, पूरी लाइन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने एलिमेंट्स में, डीएल लेंथ के एलिमेंट में, डीएल 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 करके, तो उसमें से एक एलिमेंट आप चूज कर लोगे, ये वाला। अभी इस लाइन को रख दीजिए, ये वाला। इस डीएल एलिमेंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है r1, और क्यू नॉट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है r2, और डीएल का क्यू नॉट से कितना डिस्टेंस है वेक्टर का, ये है हम ले रहे हैं r21। अगर 11th की आपने याद हो तो ये वेक्टर जो आता है, ये आता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक, सो अब इस पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए, तो फील्ड निकालने के लिए पहले फोर्स चाहिए। तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी 1/4 पाई, लिसन वन थिंग, यहाँ df लिखेंगे, क्यों अभी हम पूरी लाइन की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ डीएल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं। तो फोर्स विल बी डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज क्या आ जाएगा, अब यहाँ तो डीएल है, चार्ज तो लिया ही नहीं हमने, तो हम मान लेते हैं कि डीएल एलिमेंट पे कितना चार्ज है, डी क्यू, और इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पर यूनिट लेंथ कितना कूलम चार्ज है, लैम्डा कूलम चार्ज है, तो डीएल में कितना होगा, लैम्डा डीएल, लैम्डा इनटू डीएल, लैम्डा इनटू डीएल। ठीक है, तो डीक्यू चार्ज है डीएल एलिमेंट पे, तो यहां क्या आएगा, डीक्यू क्यू नॉट अपॉन r21 स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये r21 कैप, यूनिट वेक्टर लगा दिया आपने, ये तो मिल गया फोर्स। ठीक, अब टोटल फोर्स क्या होगा, यानी इस पूरी लाइन की वजह से फोर्स चाहिए, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब लिखेंगे टोटल फोर्स F, और इसको लिखेंगे हम क्यू नॉट, बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन कैसा है, लाइन इंटीग्रल है, अंदर क्या रह गया, डी क्यू अपॉन r21 स्क्वायर एंड r21 कैप, ये रह गया। dq को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dl,
तो हम क्या कर देते हैं, F इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा डी एल R21 square and R21 cap. This is the expression for your line distribution. L क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है. सरफेस होगा तो S लगाएंगे, वॉल्यूम होगा तो V लगाएंगे. और इंटीग्रेशन भी क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. तो ये था आपका फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. So what you will get, 1 upon 4 pi epsilon naught line integral of lambda dl upon R21 square and R21 cap. So this is the electric field due to a charge distribution. इसमें क्या सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या किया, इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है, तो हमने सुपरपोजिशन करके सबको ऐड कर देंगे और इंटीग्रेशन करता क्या है, समेशन. So what we will do now, अगर लाइन की जगह सरफेस हो जाए, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन था और लाइन डिस्ट्रीब्यूशन हटा देते हैं, लाइन की जगह कोई सरफेस पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है. तो इस पूरे सरफेस को आप स्मॉल स्मॉल चंक्स में बांट लीजिए और हर एक पीस का नाम रख देते हैं ds, ये भी ds. तो पूरी सरफेस जो है ऐसे ब्लॉक्स में, चंक्स में बढ़ गई ds एलिमेंट के. इस ds सरफेस एलिमेंट में कितना चार्ज है, लेट इट बी dq. कितना चार्ज है उस सरफेस में, ds में, सरफेस में आपका है dq. अब यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, यहाँ होगी सिग्मा, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. मींस पर यूनिट सरफेस कितना चार्ज है, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो अगर पर यूनिट सरफेस कितना है, सिग्मा है, तो ds सरफेस में कितना होगा, ds सरफेस में होगा सिग्मा ds. सिंपल. अगर आपको सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो व्हाट यू विल राइट डाउन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल dq लिखते थे, dq अपॉन R21 स्क्वायर एंड R21 कैप. dq की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा ds, सिग्मा ds. क्यों, क्योंकि dq आपका सिग्मा ds है. ये क्या हो गया, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर होती है. तो ये हो गया आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम में यहाँ सिग्मा की जगह आ जाएगा आपका रो और ds की जगह आ जाएगा dv. बाकी चीजें सेम रहेंगी. तो ये हो गया आपका सरफेस की जगह वॉल्यूम इंटीग्रल. तो तीनों एक्सप्लेन हो गए आपके. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, due to line charge, due to surface charge, and due to volume charge. This is all the expression about the distribution. इसमें दो प्रिंसिपल यूज हुए हैं, एक तो सुपरपोजिशन, दूसरा वेक्टर फॉर्म. दोनों को कंबाइन करके आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया. हाँ, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. तो आपका हमारा सेकंड टॉपिक सुपरपोजिशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. और डाइपोल की फील्ड दो केसेस हैं और डाइपोल टॉर्क कितना फील करता है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्क्रीन आपके स्क्रीन पे है अभी. आप जब तक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रीड आउट करिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज मोमेंट इज. डेफिनेशन इज ऑन योर स्क्रीन. An electric dipole is a pair of equal and opposite charge. This part, read it out. Okay. Electric dipole, as you read on your screen, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, स्पेस में कुछ चार्ज रख दें किसी खास तरीके से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये क्या होता है आपका, इक्वल हो और अपोजिट चार्जेस हो. तो आप एक माइनस क्यू चार्ज ले लो और एक प्लस क्यू चार्ज ले लो और दोनों को डिस्टेंस पास, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ही पास पास रख दीजिए. लेट दिस डिस्टेंस बी 2l. 2l हम लोग सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस की वजह से लेते हैं, यानी मिड पॉइंट से आधा l और यहाँ से यहाँ तक l. ठीक है, ये l लिखते नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. तो ये हो गया आपका. लेंथ कितनी है इसकी, 2l, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l. ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. इस सेटअप को, चार्ज के इस सेटअप को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. ठीक, और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है. माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन
सिंबल यूज होगा पी वेक्टर। पी वेक्टर होता क्या है आपका, पी इज इक्वल टू क्यू टू एल, ऐसे लिखते हैं, बट आई विल राइट टू 2QL, हम ऐसे प्रेफर करते हैं लिखना, ठीक है। दिस इज पी मैग्नीट्यूड वाइज 2QL, वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, चार्ज का एक कॉन्फ़िगरेशन है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज शॉर्ट डिस्टेंस से रखे हुए हैं आसपास, तो सेटअप को कहते हैं डाइपोल। डाई मीन्स टू। अब इस डाइपोल पे में दो चार्ज हैं एक साथ। अभी तक हम लोग सिंगल चार्ज की फील्ड, फोर्स सब निकाल लेते हैं। इस डाइपोल में आपके पास दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं जो इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द, this is minus q, this is plus q. We will find the electric field due to this dipole in this space. तो हम डिवाइड कर लेते हैं स्पेस। एक तो ये रही डाइपोल की एक्सेस जो माइनस क्यू प्लस क्यू को जोड़ती है, ये हो गई एक्सेस। ये लाइन क्या हो गई, एक्सेस से पास। तो अगर एक्सेस वाली लाइन पे कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, यहाँ मिड पॉइंट हो गया आपका, ये है आपका एल, ये है आपका एल, समझ में आया। वेक्टर अभी हटा दे रहे हैं हम यहां से, और मिड पॉइंट से इस क्यू नॉट की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो आर डिस्टेंस दूर एक्सिस के पॉइंट पे क्यू नॉट अगर रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये चार्ज मान लेते हैं 1, ये चार्ज मान लेते हैं 2। तो प्लस प्लस रिपल करेगा, ये रहा डायरेक्शन, इस फील्ड को कह देते हैं E2। माइनस की वजह से देखिए ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन हो गया आपका E1, ये हो गया चार्ज, सॉरी फील्ड E1 और E2। कौन सी स्ट्रॉन्गर होगी, E2 स्ट्रॉन्गर होगी। क्यों, क्योंकि सेपरेशन कम है। यहां से यहां तक सेपरेशन कितना है E2 के लिए, R माइनस L, और यहां से यहां तक सेपरेशन कितना है, R प्लस L। तो E1 वीक है और E2 स्ट्रॉन्ग है। तो नेट फील्ड, दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट फील्ड क्या आएगी आपकी, इस डायरेक्शन में आएगी नेट। और नेट फील्ड होगी क्या आपकी, E2 माइनस E1। तो हम पहले लिखते हैं E2 है कितनी, E2 है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला तो आप याद ही कर चुके हैं। किसकी फील्ड निकालने हैं, इस वाले प्लस क्यू की। तो यही वाला फॉर्मूले में रह जाएगा क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, इस वाले का आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली E1 के लिए निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज उसका भी क्यू है, डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आए। तो हमारी नेट फील्ड क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। माइनस करेंगे, सब कुछ तो सेम है, Q भी है, सब बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर रिमेनिंग हो जाएगा ब्रैकेट में आपका E2 माइनस E1, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L whole square. This will be the remaining inside. Now as on your screen you can see the calculation part. What we will do, we'll simplify it, और simplify होने के बाद ये आ रहा है आपका, simplify होने के बाद ये आपका आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आपका भी यही आएगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम, और आई वांट टू सेव सम टाइम। दिस इज L, ओके, सेम है। सो यू आर गेटिंग R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा Q को अंदर ले जाएंगे और 4 को 2 into 2 स्प्लिट करके लिख देंगे। सो वी विल गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 2 Q L R अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। 2QL को हम क्या लिखते हैं, P। सो E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और इफ, एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, इफ आर स्क्वायर आर इज वेरी वेरी लार्ज देन एल, तो हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा आर पावर 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पावर 3। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR3। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन p वेक्टर के सेम होता है, दोनों सेम। तो हम लोग ने अभी एक केस डिस्कस किया, जब हमारा पॉइंट कहाँ हो, एक्सिस पे हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, डायपोल की पूरी फील्ड क्या होगी, ये होगी। सेकेंड केस इसका हम करेंगे, I'll rub it out and then start the video. Second case is the electric field due to electric dipole on the equatorial point. So we'll make minus q plus minus q plus q, and what is equatorial line? This is electric dipole setup wise. Bisect point, mid point के perpendicular this line is 90 to the dipole axis, और इस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल, जो बाइसेक्ट कर देती है इलेक्ट्रिक डायपोल को इनटू हाफ L एंड L। इस लाइन पे अगर कोई ये पॉइंट है यहाँ P, ये पॉइंट यहाँ रख दिया हमने टेस्ट चार्ज Q0, इस पॉइंट पे हमने रख दिया टेस्ट चार्ज Q0। तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी इस पूरे सेटअप की वजह से, तो हम स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे। कनेक्ट दिस थिंग टू दिस लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस चार्ज है, ये Q0 हमेशा हम जनरली प्लस लेते हैं, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेट इट बी E1। ये माइनस है, ये प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, लेट इट बी E2, दिस सेपरेशन बी R, so this line will be R square plus L square under root Pythagoras theorem. This angle be theta, this angle also theta, so what you will get, this is also theta and this is also, you can check the diagram on your screen for better understanding. So what we will, I'll make it separate। हमें मिल क्या रहा है, एक पॉइंट मिल रही E1, दूसरी फील्ड मिल रही हमें E2, E1 और E2, और यहाँ पे एंगल मिल रहा है थीटा। तो E1 को स्प्लिट कर लेंगे, थीटा के अलोंग जो आएगा वो आएगा आपका E1 cos थीटा, और इसका भी आएगा E2 cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये कंपोनेंट आएगा आपका E1 sin थीटा, ये कंपोनेंट आएगा आपका E1 sin थीटा, और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये नलीफाई कर जाएंगे एक दूसरे को। तो बचेगा क्या, रिजल्टिंग फील्ड क्या बची आपकी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट वी लेफ्ट आउट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दैट इज करेक्ट, यहां तक आप फॉलो कर पा रहे हैं। सो E1 कैलकुलेट करते हैं, पहले तो cos थीटा हटा दीजिए, E1 फाइंड करते हैं। E1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, E1 की फील्ड कैसे क्या निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी फील्ड की बात कर रहे हैं, E1, किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, तो Q आ गया, और डिनोमिनेटर में ये डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट है स्क्वायर होके हट जाएगी। सिमिलरली E2 निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज हो गया Q, डिस्टेंस कितना R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। तो E1 E2 एकदम सेम है, ऐड करेंगे तो cos थीटा बाहर, E1 प्लस E2 भी सेम आ जाएंगे, तो क्या हो, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा एज E1 इज इक्वल टू E2। ये भी आपको दिखाया यहां से, देख रहे हैं E1 और E2 सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 2E1 और cos थीटा, तो 2 लिख दिया, E1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बच क्या रहा है cos थीटा। लेट्स फाइंड cos थीटा फ्रॉम हियर, दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर बेस hypotenuse, cos theta is based upon hypotenuse, so cos theta is equals to L upon hypotenuse is how much, R square plus L square अंडर रूट। अंडर रूट को एक तरह से और लिखते हैं, अंडर रूट को लिख सकते हैं हम 1/2। तो cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, what you will get, E is equals to 1/4 pi epsilon naught 2 Q L डिनोमिनेटर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2, 1 and 1/2 यानी हम 1.5 पावर क्या हो जाती है आपकी, पावर 3/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर 3/2। यहां तक फॉलो कर ले रहे हैं, ओके। सो 2QL P क्या लिखते थे हम, 2QL लिखते थे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपकी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और अगर अगेन इफ R इज वेरी वेरी लार्ज देन L, तो हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे, अंदर जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, R के ऊपर क्या आ जाएगा 3, so you will get R to the power 3. This is the relation which you will get for the electric field. It is coming how much, it is coming equals to 1/4 pi epsilon naught. Now comes to the direction, ये तो अभी से magnitude, direction of this thing, resultant is coming in this direction E, and electric dipole P vector माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो साइन क्या आना चाहिए, माइनस। सो फाइनली आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। गॉट इट? सो दीज आर द 2 केसेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड on axius, and this on the axial point, and this is the equatorial point. लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल P2QL, और इसको कहते हैं, इसको हम P को कहते हैं क्या, P को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यों मोमेंट कहते हैं, क्लास 10 में आपने पढ़ा था दैट मोमेंट इज रिलेटेड टू सम टर्निंग इफेक्ट। हम क्या निकालने वाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल, and we are going to calculate TORQ torque on dipole when it is placed in uniform electric field। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे बनती है, लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या बताती हैं आपकी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। इक्वल स्पेस का मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर इस फील्ड में एक डाइपोल रख देते हैं, यानी -Q + Q, और लेंथ कितनी है इसकी 2L, ठीक है, और डाइपोल इसको दिखाएंगे कैसे, P वेक्टर से, ये रहा P वेक्टर। फील्ड लाइन से इसका डायरेक्शन कितना बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, E है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है यानी ये F, और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट मूव करता है यानी F। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फोर्स इक्वल लग रहा है F। ये फोर्स है क्या, इक्वल और अपोजिट,
ये क्या कर देगा, डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा, इट विल क्रिएट अ टॉर्क। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने पढ़ी है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। समझ में आया? तो ये फोर्स और ये फोर्स पैरेलल है और इक्वल अपोजिट है, क्या करेंगे, टॉर्क क्रिएट करेंगे। और टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं दोनों में से कोई एक फोर्स और आपस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये 2l तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेंगे, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा, 2l लेंथ है तो ये हो गया 2l cos थीटा, ये वाली साइड हो गई 2l sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, 2l sin थीटा। तो टॉर्क दैट इज टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कितना आ रहा है, q टाइम्स e, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है 2l sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं q 2ql e sin थीटा लिख सकते हैं, और 2ql को हम क्या कहते हैं, p e sin थीटा। अब इसको वेक्टर में बदल देते हैं अगर, तो p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, p sin थीटा, e इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होती है, डाइपोल भी वेक्टर होता है, और ये किसका आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल आ रहा है। तो ये हो गया टॉर्क किस पे, डाइपोल पे, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है p, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी e, कितना टॉर्क लग रहा है p क्रॉस e। ये तो खैर एक्सप्लेनेशन हो गया टॉर्क का। मुझे एक्सप्लेन करना है क्यों इसको मूवमेंट कहते हैं। जरा p को देखें, यहां से पिकअप करते हैं फॉर्मूला फिर से। p को अगर देखते हैं तो p लिखते हैं, p इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन e साइन थीटा। डिनोमिनेटर की चीजों को अगर वन करना है ना, इन दोनों को हमको वन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम चूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं 1 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे कंट्रोल में थी, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क अपॉन 1। डाइपोल को घुमा करके ऐसे सीधा सीधा कर देते हैं इस तरह से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 हो गया 1 साइन 90। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, हमारे पास बच गया फॉर्मूला p इज इक्वल टू टाउ, और जब ये 90 हो जाएगा तो कितना टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, तो टाउ मैक्स p के इक्वल है। p की वैल्यू कितनी है 2ql, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था p को, 2ql इज इक्वल टू टाउ मैक्स। ये 2ql जो वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल आ रही है, मैक्सिमम टॉर्क पे जो कि इस डाइपोल को एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, मैक्सिमम फॉर अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा है 90 डिग्री पे रखा है, यानी फील्ड लाइंस ये हैं, तो डाइपोल आपका वर्टिकल है 90 डिग्री पे, तो उस पर जितना भी टॉर्क लगेगा वो किसके इक्वल हो गया 2ql। तो 2ql वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टॉर्क को। टॉर्क होता है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज व्हाई दिस 2ql इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जहां भी वर्ड मोमेंट होता है वहां पे रोटेशन का कुछ ना कुछ लिंक जरूर होता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और क्यों p को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, टॉर्क के इक्वल आती है, जो कि उस पर एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, टाउ मैक्स फॉर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड 90 टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन, डाइपोल की एक्सिस, p वेक्टर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सो एट दिस पॉइंट हमारा कूलम्स लॉ का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्लीटिंग ऑल दी टॉपिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्लाइड आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं, ये फील्ड लाइंस के पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, और अब आप पूरा चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो पीडीएफ में अटैच हैं सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में वी विल कवर द, नाउ देयर विल बी न्यू सीरीज फॉर द गॉस लॉ और द गॉस थ्योरम। हियर आई एंड द कूलम्स लॉ total series. This video becomes quite long because I covered all the topics. I hope this helped you out. Thanks.